चमत्कारी बहू की लालची सास। राजगढ़ की गौरी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। गौरी के पिता मेहनतकश किसान थे। वो सारा दिन खेतों में काम करते। गौरी अपनी माँ का किचन में हाथ बटाती। वो जंगल से लकड़ियाँ बीनती और माँ के चूल्हे में मदद करती। एक दिन वो जंगल में लकड़ी बीनने गई थी कि तभी उसे रोने की आवाज आती है। अरे, यहाँ कौन रो रहा है? इस जंगल में भला किसी के रोने की आवाज? जरूर कोई जंगल में फंस गया होगा। वो देखती है तो उसे एक परी दिखाई देती है जिसका एक पंख टूटा होता है। अरे, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? मैं परीलोक की रानी हूँ। पृथ्वीलोक में घूमने आई थी, लेकिन देखो ना, मेरे पंख ही टूट गए। अब मैं कैसे उड़ान भरूंगी? अरे, इसे जोड़ना तो आसान है। रुको, मैं अभी जोड़ देती हूँ। ये कहकर गौरी लकड़ी और रस्सी की सहायता से पंखों को जोड़ देती है। परी अपने जुड़े हुए पंखों को देखकर खुश हो जाती है और गौरी को वरदान देती है कि वो पूर्णिमा की रात किसी भी चीज को हाथ लगाएगी तो वो सोने की हो जाएगी। लेकिन गलती से अगर उसने किसी इंसान को छू लिया तो वो अगली पूर्णिमा तक सोने का ही रहेगा। गौरी घर आती है और सारी बात अपने माता पिता को बताती है। गौरी की माँ उसे कहती है, तू भी ना गौरी, सारा दिन परियों की कहानियां पढ़कर स्वप्न लोक में ही रहती है। नहीं माँ, मैं सच बोल रही हूँ। देखो, आज पूर्णिमा की रात है ना, इसलिए डर के मारे मैं कोई सामान भी नहीं छू रही हूँ। अच्छा, ऐसी बात है बिटिया रानी, तो जरा इस घड़े को हाथ लगा दे। गौरी घड़े को जैसे ही हाथ लगाती है वो सोने का हो जाता है। गौरी के माता पिता घड़े को देखकर हैरान रह जाते हैं। अगले दिन गौरी के पिता उस घड़े को सुनार के पास बेचने जाते हैं तो रास्ते में उन्हें कंचा काकी मिलती है। वो सोने का घड़ा देखकर गौरी के पिता से पूछती है, अरे गौरी के बापू, ये पीतल तो बड़ा चमक रहा है। अरे काकी, ये पीतल नहीं, सोना है, सोना। बेचने ले जा रहा हूँ। अरे, कहीं कोई लॉटरी लग गई है क्या? इतना सोना? गौरी के पिता काकी को गौरी को परी द्वारा दिए वरदान के बारे में बताते हैं। काकी गौरी के पिता की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और फिर अगले दिन काकी गौरी के घर आती हैं। गौरी के बापू, तुम्हारे लिए मैं एक खुशखबरी लाई हूँ। तभी गौरी की माँ पूछती है, क्या खुशखबरी है काकी? अरे, तुम्हारी बेटी का रिश्ता मैं अपने बेटे से करना चाहती हूँ। अरे, कब तक अपनी सयानी लड़की को घर पर बिठा कर रखोगी? हाँ, देखो काकी, मैं ऐसे ही व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी कराऊंगा जो गौरी के वरदान से नहीं, उसके गुणों को समझे। अरे, हमें तो गौरी के गुण अच्छे लगे, इसीलिए तो आ गई हूँ मैं। फिर गौरी के माँ बाप मान जाते हैं और उसकी शादी काकी के बेटे से हो जाती है। अगले दिन, अरे गौरी, कल पूर्णिमा की रात है। तुम्हारे पिताजी परी के वरदान के बारे में बता रहे थे, तो मैं ना कुछ चीजें रख दूंगी, जरा हाथ लगा देना। तभी गौरी का पति वहां आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या जरूरत है गौरी के वरदान को इस्तेमाल करने की? वैसे भी मेरी मेहनत से घर तो चल ही रहा है ना। और गौरी के पिता ने भी यही कहा था कि वो ऐसे ही व्यक्ति से उनकी बेटी की शादी करेंगे जो गौरी के वरदान से नहीं, उसके गुणों को समझे। अरे बस कर किताबी बातें। तेरे लिए क्या लड़कियों की कमी थी जो मैं ये किसान की बेटी घर ले आती? और सुन गौरी, कल अगर तूने सारी चीजों को सोने का नहीं किया तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी और अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी, समझी? इतनी कहकर गौरी की सास वहां से चली जाती है। अगली पूर्णिमा की रात गौरी की सास गौरी के सामने ढेर सारे बर्तन रख देती है और कहती है, जल्दी कर गौरी, रात खत्म हो जाएगी। जल्दी जल्दी इन सारे बर्तनों को हाथ लगाकर सोने का कर दे। गौरी करती भी तो क्या, वो जैसे ही एक छोटे से बर्तन को छूने वाली होती है कि उसकी सास भड़क जाती है। क्या मजाक बना रखा है? इतने छोटे से बर्तन में क्या होगा? ये ले, ये बड़ा वाला बर्तन। जैसे ही बड़ा सा बर्तन लेकर गौरी की सास उसकी तरफ बढ़ती है, वैसे ही बर्तन के बाहर से वो धड़ाम से गिर जाती है। सास को गिरा देख गौरी उन्हें संभालने दौड़ती है और वो सास को हाथ लगाकर कहती है, अरे सासू माँ, क्या हो गया आपको? कहीं चोट तो नहीं लगी ना? लेकिन जैसे ही वो हाथ सास से हटाती है तो देखती है कि उसकी सास सोने की हो गई है।
गौरी सोनी की सास को देखकर रोने लगती है और अपने पति से कहती है, मुझे परी ने कहा था कि अगर मैं किसी इंसान को हाथ लगाती हूँ तो वो अगली पूर्णिमा तक सोने का ही रहेगा। अब मैं क्या करूँ? अरे करना क्या है, माँ को उठाकर अलमारी में रख दो। और हाँ, लालच का फल बुरा ही होता है। ज्यादा बड़े बर्तन को सोने का बनाने के चक्कर में माँ का ये हाल हुआ है। ये कहकर वो दोनों माँ की तरफ देखने लगते हैं। कौन बनेगा नेता? नगर निगम के चुनाव पास आने वाले थे। पूरे कानपुर शहर में टिकट को लेकर मारामारी शुरू थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में वार्ड नंबर 40 की सीट थी। वो इसलिए क्योंकि इस बार वहां की सीट महिला के लिए आरक्षित थी। अब सवाल ये था कि चुनाव लड़ेगा कौन। इससे पहले ठाकुर साहब वहां से पार्षद थे और इस बार उन्होंने अपनी पत्नी सीमा ठाकुर को टिकट दिलवाई और ठाकुर साहब की शान के कारण सीमा जी ने 20,000 वोटों से चुनाव जीत लिया। अरे बधाई हो सीमा भाभी, अब तो आप वार्ड की पार्षद बन गई हैं। अब तो हमारे काम आप ही करवाएंगी। अरे ये तो सिर्फ नाम की पार्षद बनी है, वो तो महिला सीट आ गई, वरना पार्षद तो मुझे ही बनना था। अब भले ही चेहरा इसका होगा लेकिन पावर तो मेरी ही होगी। अरे वाह भाई साहब, क्या दिमाग लगाया है आपने भी। आइए आप लोग, खाना लगा दिया है सबके लिए। सीमा जी पार्षद बन चुकी थीं, फिर भी उनकी एक ना चलती। सारे काम ठाकुर साहब खुद ही संभाल लेते और जहां जरूरत पड़ती वहां सीमा जी का अंगूठा लगवा लेते। सीमा जी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। एक दिन ठाकुर साहब और सीमा एक प्रोग्राम में जाते हैं। अरे ठाकुर साहब, आप आ गए। ओहो, पार्षद मैडम भी आ गई हैं। स्वागत है आप दोनों का। लगता है हमारे पार्षद फंड का सही इस्तेमाल हो रहा है। चलिए अब उद्घाटन करते हैं। ये लीजिए ठाकुर साहब कैची, आप ही सबसे पहले प्रवेश कीजिए। सब लोग आगे निकल जाते हैं और सीमा जी पार्षद होने के बावजूद भी पीछे खड़ी रह जाती हैं। वो देखती हैं कि वेलकम बोर्ड पर उनका नाम है, लेकिन महिला होने के कारण कोई उनका सम्मान नहीं कर रहा। अगले दिन एक आदमी उनके घर आता है। अरे ठाकुर साहब नमस्कार। कल ना हम नोटिस किए कि हमारा घर तो अवैध है और नगर निगम वाले उसे तोड़ने आ रहे हैं। अरे कुछ कीजिए ना ठाकुर साहब। देखो भाई, मैं तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, पर अगर तुम सबकी जेब गर्म कर दो तो कुछ हो सकता है। कुल मिलाकर 4 लाख लगेंगे। अरे 4 लाख ठाकुर साहब? अरे भाई, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ। दरोगा है, इंजीनियर बाबू है, बड़े साहब है, सबको देना पड़ता है ना थोड़ा थोड़ा। बोलो है मंजूर? तभी वहां अचानक सीमा जी आ जाती हैं। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? पहले इन्हीं लोगों से तो आपने वोट मांगे, अब इनसे ही पैसे ले रहे हो। अरे चुप रहो तुम। तुम्हारा काम है सिर्फ अंगूठा लगाना, तुम वही किया करो। मुझे दूसरे काम तुम मत सिखाओ, समझी? और तुम ना जाओ, अब पैसे लेकर आओ, वरना जेसीबी किसी भी वक्त आती होगी। सब कुछ ऐसे ही चलते रहता है। एक दिन सीमा जी और ठाकुर साहब को एक लोकल मीटिंग में बुलाया जाता है। वहां पर कई और अधिकारी लोग भी मौजूद रहते हैं। अब मैं चाहूंगा कि ठाकुर साहब हमारे बीच 2 शब्द कहें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबकी सेवा दिन रात कर पा रहा हूँ। आपने मेरी पत्नी को भारी मतों से जिताया है, इसलिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि हमेशा की तरह हमारे वार्ड में किसी को कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। सभी लोग तालियां बजाएं। अब मैं माननीय पार्षद मैडम को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। अपने नाम को बुलाया सुनकर सीमा जी एकदम चौंक जाती है। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जगह उन्हें मंच पर बुलाया जाएगा। जैसे तैसे वो मंच पर चढ़ती हैं। ऊपर जाते ही सीमा जी को सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि किस तरह उनके पति उन्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते और उनके नाम से गलत काम करते हैं। वो बोलने लगती हैं, मैं आपके वार्ड की पार्षद सीमा हूँ। आप में से बहुत कम लोग ही मुझे जानते होंगे, क्योंकि इससे पहले मुझे कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला।
सारे मौके मेरे पार्षद पति यानी आपके ठाकुर साहब ही लेते रहे, लेकिन आज ये मौका मुझे मिला है तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके ठाकुर साहब मेरे नाम की आड़ में गैर कानूनी काम करते हैं, जिस पर अंगूठों के निशान मेरे होते थे। इसीलिए मैं अपनी गलती मानती हूँ और आज अपने पद से इस्तीफा देती हूँ ताकि आगे से कोई गलत काम ना हो पाए। अब फैसला आप सबके हाथ में है कि आप हमें क्या सजा देना चाहते हैं। सीमा जी की बातें सुनकर ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो शर्म से मुंह नीचा करके वहां से चले जाते हैं और पद से इस्तीफा देकर ही सही सीमा जी अपने आप में आत्मविश्वास महसूस करती हैं। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल 4 के टून्स को सब्सक्राइब करें।